हाय गाइस, वेलकम टू न्यू भारत फैमिली। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बिज़नेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग की स्टार्ट करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसी तरीके से इस चैप्टर की अलग अलग वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है जिसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि संगठन या ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। दूसरा, जो हम ये ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिज़नेस में बेटर ऑर्गेनाइजिंग इस्टेब्लिश करने के लिए। और जो तीसरा है कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है बिज़नेस के अंदर। दिस इज़ अबाउट मी एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोग के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो हमें समझना है आज की वीडियो में कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। नाम से ही पता चलता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना और ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को टाइमली अचीव करना। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। अब डिटेल में अगर हम जाएं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि जब हम अपने प्लान बना लेते हैं, तो जैसा भी आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं, कि जिसके अंदर हम अपने गोल्स और टारगेट्स क्या करते हैं, डिसाइडेड करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। तो कहते हैं कि जब वो सब बन जाता है तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है, वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हम डिटरमाइन करते हैं अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ और जो भी हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो सब। इसके अलावा हम ये भी डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में कि कौन क्या काम करेगा और वो काम कब किए जाएंगे और कहाँ किए जाएंगे। ये सब चीज़ डिसाइड करी जाती है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग में। तो इन शॉर्टली अगर इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम कवर करें तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग एक नेक्स्ट फंक्शन है प्लानिंग के बाद, जो कि मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की जो बिज़नेस के अंदर एक्टिविटी होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उन एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा ये भी डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर काम को कौन सा एम्प्लॉय करेगा। इसके अलावा वो काम कहाँ पर होगा, वेयर इट विल बी डन, और इसके अलावा व्हेन इट विल बी डन, दैट मीन्स वो वर्क कब किस टाइम पर कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट ये तो एक बेसिक डेफिनेशन होगी जो समझ ली हमने ऑर्गेनाइजिंग की। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो वो इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। ज़रा इसको हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर्स करते क्या हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं उन कामों की जो काम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। तो एक काम तो ये हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को और वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और जिस नेचर की होती हैं उस नेचर में उन्हें ग्रुप कर देते हैं हम लोग, जिसके द्वारा हम उनमें डिपार्टमेंट बनाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि समझ लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है और वो क्या करती है, वो बुक पब्लिश करती है, दैट इज़ कोई पब्लिशिंग कंपनी है। तो सबसे पहले तो उसे ऑर्गेनाइजिंग में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बुक पब्लिश करने के लिए कौन कौन सी काम होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। और क्योंकि एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होंगी, दैट मीन्स कुछ एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। तो जो एक्टिविटी मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी, जो मटेरियल से रिलेटेड होंगी, उनको तो एक तरफ कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी वो उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि परचेज से रिलेटेड होंगी तो उन्हें परचेज वाले हेड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम कि ग्रुपिंग करते हैं हम वर्क की इसके अंदर। और इसके अलावा एक ये काम तो हो गया, और क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। और इसके अलावा कौन अपनी किस अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को
डेलीगेट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ये भी बताया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर ये भी डिसाइड होता है कि एम्प्लॉय के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। दैट मीन्स सबॉर्डिनेट्स किस सुपीरियर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा सबॉर्डिनेट किस सुपीरियर से अपना ऑर्डर लेगा। तो उसके लिए जो इस रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉइज़ और स्पेशली बोलेंगे हम सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में, उसको भी क्लियरली क्या कर दिया जाता है, डिफ़ाइन कर दिया जाता है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग में। ये सब क्यों किया जाता है, ये सब इसलिए किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कंफ्यूज ना रहें अपने वर्क से रिलेटेड, और रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज ना हो, और हर काम ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव तरीके से हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, टाइमली अचीव हो सके। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा उनके नेचर के हिसाब से उन्हें अलग अलग ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एंड थर्ड इसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको इसमें डिफ़ाइन किया जाता है। और ये सब इसलिए डिफ़ाइन किया जाता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है और जो एम्प्लॉय हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें, और जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो टाइमली क्या हो जाएं, अचीव हो जाएं दोस्तों। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम स्टार देंगे, कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है। दैट मीन्स कि किसी भी व्यवस्था के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो दोस्तों अभी जैसे हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है उसमें हम अलग अलग वर्क्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जो भी वर्क नेचर के अकॉर्डिंग होंगे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव। और ये सब ऐसा इसलिए किया जाता है कि वर्क को इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि देखो जो मैनेजर हैं वो तो सारा काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वर्क को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, और जिससे उस जो वर्क का बर्डन है उसे सभी एम्प्लॉय में क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके, मतलब बांटा जा सके। ओके, और कैसे बांटा जाए कि जिसमें जिसकी स्किल है, दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई फाइनेंस से रिलेटेड कैंडिडेट है तो उसको फाइनेंस से रिलेटेड काम दिया जाएगा, कोई मार्केटिंग में बहुत टैलेंटेड है तो उसे क्या दिया जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड काम दिया जाएगा, जिससे स्पेशलाइजेशन आएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, वर्क दे दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, इससे डुप्लीकेशन हमारे वर्क का नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, हम नेचर के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें स्पेसिफिक जॉब्स में डिफ़ाइन कर देते हैं। इसी में फिर क्या किया जाता है, ये सब इसलिए किया जाता है कि जिससे जो बर्डन ऑफ वर्क है वो हर एम्प्लॉय पर उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलाइजेशन के क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। तो ये सबसे पहली स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमने एक्टिविटी बना ली, अब फिर एक्टिविटी के आधार पर, जॉब के आधार पर, वर्क के आधार पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि ऑर्गेनाइजिंग में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसमें क्या किया जाता है कि जो जॉब एक पर्टिकुलर नेचर की होती हैं उन्हें एक यूनिट में रख दिया जाता है, और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए सेल से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, हमें मार्केट से रिसर्च करनी होती है, इसके अलावा मार्केट के लिए अलग अलग स्कीम्स लानी पड़ती हैं, डिस्काउंटिंग स्कीम लानी पड़ती हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी हैं एक पर्टिकुलर यूनिट्स के अंदर कवर की जाती हैं, जिसे हम सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। उसके अलावा रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में हमें मतलब कई सप्लायर से अटैच रहना पड़ता है और उसके लिए फ़ंड भी अरेंज करना पड़ता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं ये नॉर्मली हम किस में डाल देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो ये सेकंड काम है ऑर्गेनाइजिंग का। दैट मीन्स
कि वर्क की नेचर के अकॉर्डिंग जो वर्क है उसे लार्जर यूनिट में रख देना, और उस लार्जर यूनिट को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है, दैट मीन्स हमने वर्क आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसे नेचर के अकॉर्डिंगली एक जॉब्स में डिवाइड कर दिया, फिर उनको हमने एक पर्टिकुलर डिफरेंट उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर कर दिया, दैट मीन्स एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट काम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जी हाँ दोस्तों, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है कि अब हमने डिपार्टमेंट बना दिया, तो जब डिपार्टमेंट बना दिया तो हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई क्या होगा, हेड होगा, इंचार्ज होगा, और उस हेड को हम डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका हेड प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका हेड फाइनेंस मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका हेड सेल्स मैनेजर होगा। तो इसमें क्या होगा, हर डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को वो क्या देंगे, वर्क अलोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। तो इस स्टेप में क्या किया जाता है, इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो स्किल होती है क्या दिया जाता है, उनको ड्यूटीज़ असाइन की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे कंप्यूटर चलाना आता है तो उसे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दे दिया जाएगा, जैसे मशीन चलाना आता है उसे मशीन का काम दे दिया जाएगा। तो ये सब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में आता है। नेक्स्ट जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग करने में किसी बिजनेस में, इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हो सकता है हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क अलॉट कर दें, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई इशू आता है या उसका जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, तो वो उसके लिए किसको रिपोर्ट करे, ये क्लियर होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई मैनेजर या ऑफिसर है, उसे अगर अपना काम कराना है, वर्क डेलीगेट करना है, तो वो किसको डेलीगेट करे, किसको शेयर करे, ये सारा काम हम तभी कर सकते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करें, हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि वर्क को अलॉट कर देना ही काफ़ी नहीं होता, हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि वो किससे ऑर्डर लेगा और किसको वो रिपोर्ट देगा, किसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन बना रहेगा दोस्तों। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं जो किसी भी बिज़नेस के अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, एक प्रॉपर व्यवस्था बनाने में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्या क्या स्टेप थी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में वर्क्स को आइडेंटिफाई करता है और अलग अलग वर्क्स को स्किल के हिसाब से, नेचर के हिसाब से एक एक जॉब में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम वर्क के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति को फिर ड्यूटीज़ दी जाती हैं। और लास्ट था कि जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे दैट इज़ ऑर्डर लेगा, ये सब चीज़ें हम रिलेशनशिप में डिसाइड करते हैं। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं जो एक बिज़नेस के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी बिज़नेस के अंदर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग करना, क्यों हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। सबसे पहला फ़ायदा है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति पूरा काम नहीं कर सकता। इसके अलावा हर व्यक्ति के पास सारी स्पेशलाइजेशन नहीं होती हैं। इसीलिए क्या होता है, क्वालिफिकेशन के आधार पर, स्किल के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग लोगों को वर्क दे दिया जाता है उनकी नेचर के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब वो वर्क उस व्यक्ति के द्वारा लगातार बार बार किया जाता है तो उसके वर्क में क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, एक प्रोफेशनलिज्म आता है। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि कोई भी काम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से होता है, स्पीडली तरीके से होता है, टाइमली होता है। तो
पहला इम्पॉर्टेंस इसका यही है कि जब भी किसी बिजनेस में हम प्रॉपर व्यवस्था और ऑर्गेनाइजिंग बनाकर रखते हैं तो उस व्यवस्था के कारण से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम जो वर्क है उसे स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं और व्यक्ति को दे देते हैं और वह पर्सन उस काम को बार बार करता है, जिस कारण से उसके काम में स्पेशलाइजेशन आती है, जिसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है, काम है, वो एफिशिएंट तरीके से टाइमली होता है। सेकेंड फ़ायदा क्या है ऑर्गेनाइजिंग का? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। दोस्तों, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर यही है कि ऑर्गेनाइजिंग जब होती है तो अभी हमने देखा था कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सब चीज़ें क्लियरली डिफाइन कर दी जाती हैं किसके अंदर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो जब ये चीज़ें क्लियरली डिसाइड कर दी जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तो इससे प्रॉपर क्लैरिटी रहती है और वर्क में कोई भी डिले नहीं आता है दोस्तों। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जब हम वेल डिफाइंड जॉब कर देते हैं और ये बता देते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये भी बता देते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में काफ़ी क्लैरिटी आती है, कोई भी वर्क डिले नहीं होता और वर्क में कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो फ़ायदा है ऑर्गेनाइजिंग का वो है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक बेहतर प्रशासन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आप भी जान रहे हैं और आप समझ भी पा रहे होंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम प्रॉपर व्यवस्थित है, हर डिपार्टमेंट को पता है कि उसके अंदर क्या काम होने वाला है, हर व्यक्ति को ये पता है कि वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस बॉस से वो ऑर्डर लेने वाला है, तो इससे क्या होता है कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहती और ना ही वर्क का कोई भी डुप्लीकेशन होता, जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या फ़ायदा है ऑर्गेनाइजिंग का? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आप पॉइंट समझ ही गए होंगे कि जब हम काम को प्रॉपरली असाइन करते हैं, दैट मीन्स जिस व्यक्ति की जिस कार्य में स्पेशलाइजेशन होती है उसी को जब वो कार्य हम देते हैं तो एक तो स्पेशलाइजेशन आती है, दूसरा डुप्लीकेशन एक्टिविटी का बिल्कुल भी नहीं होता, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है, जिस कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो टाइमली होता है और रिसोर्सेज का कोई भी वेस्टेज नहीं होता है दोस्तों। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं जब एक बिज़नेस में प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग मेंटेन रहती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है इसका, अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिज़नेस के एनवायरनमेंट में रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, डायनेमिक होता है, स्पेशली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है काफ़ी डायनेमिक होता है। जैसे तो यहाँ पर पॉइंट यही बताया गया है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वर्क डिफाइंड होते हैं और क्लैरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर के बीच में, तो इसका फ़ायदा यही मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा वर्क नहीं आता। इंस्टेड भले ही हमारे एनवायरनमेंट में वर्किंग से रिलेटेड चेंज आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली हर वर्क को डिफाइन कर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी वर्किंग लोड लॉन्ग टर्म तक मेंटेन नहीं रहता और आसानी से जो भी चेंज आ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें आसानी से बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल तभी है जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क क्लैरिटी मेंटेन है, और ये पॉसिबल तभी है जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मेंटेन है ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है दोस्तों कि जब हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करके रखते हैं तो उसमें हमेशा ये फ़ायदा मिलता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो काफ़ी आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। और चेंजेस किससे रिलेटेड हो सकते हैं कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, अब हमें प्रोडक्ट चेंज करना है या रिसोर्सेज चेंज करनी है या मार्केट हमारा चेंज हो गया है या लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया है, तो ये सब चेंजेस को हम आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय एक क्लैरिटी के साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आप किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप किसको रिपोर्ट करोगे, इसके अलावा
आपको अथॉरिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी इस्टेब्लिश कर दिया जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्वता। तो इससे जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा इनिशिएटिव रखता है, दैट मीन्स वो बढ़ चढ़कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, बढ़ चढ़कर वर्क में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जब मैनेजर्स के पास वर्कलोड होता है तो वो अपने वर्क को लोअर स्टाफ पर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है और वो इफ़ेक्टिव चीज़ों पर क्या देता है, ज़्यादा ध्यान देता है, मेन इशू पर ज़्यादा ध्यान देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है और उसका भी खुद का ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से बेटर ऑर्गेनाइजेशन और बेटर ऑर्गेनाइजिंग किसी भी पर्सनल को डेवलप करने में मदद करती है ड्यू टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इनोवेशन। और लास्ट जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजिंग का, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ दोस्तों। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब यहाँ पर पॉइंट यही है कि जब किसी भी बिज़नेस में हम एक क्लैरिटी रखते हैं रिलेटेड टू वर्क, तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नई ग्रोथ से रिलेटेड या नया हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो डाइवर्सिफाइड भी हम कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल होती है क्योंकि हमें एक लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, जिससे हम न्यू जॉब भी क्रिएट कर पाते हैं, न्यू डिपार्टमेंट भी आसानी से बना पाते हैं, नए जोग्राफिकल टेरिटरीज़ में भी आसानी से अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। बट पॉसिबल ये तभी है जब हम एक स्पेशलाइज्ड हैं और हमारा वर्क बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, और ये सब तभी पॉसिबल है जब बिज़नेस में वर्क से रिलेटेड प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम मेंटेन करा हुआ है दोस्तों। तो ये सारे इम्पॉर्टेंस हैं ऑर्गेनाइजिंग की, कि जब किसी भी बिज़नेस में ऑर्गेनाइजिंग होती है तो उसका फ़ायदा मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आता है। इसके अलावा एम्प्लॉय के बीच में वर्क की क्लैरिटी रहती है। इसके अलावा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन रहता है, संसाधनों का बेहतर यूज़ होता है, चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर पाया जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का न्यू इनोवेशन और इनिशिएटिव के आधार पर डेवलपमेंट होता है, और बिज़नेस को भी डाइवर्सिफाइड और ग्रोथ एरिया में ले जाया जा सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें और अपनी नॉलेज को शेयर कर पाएँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।